क्या क्या देखे थे स्टार्टिंग से बताओ। पहले हमने सारे पार्ट्स स्टार्टिंग फ्रॉम माउथ टिल एनस हर के बारे में लिखा था कि हर एक का स्ट्रक्चर कैसा है और उनका फंक्शन क्या है, एक एक करके सबको डिस्क्राइब किए थे। फिर हम आ गए थे ग्लैंड्स में कि क्या क्या ग्लैंड्स होते हैं और हर एक ग्लैंड्स में क्या क्या जूसेस सेक्रेट होते हैं और हर एक जूस में कौन कौन से एंजाइम्स हैं। शुरुआत किससे करी थी हमने? सलाइवरी ग्लैंड से। सबसे पहला ग्लैंड क्या था हमारा? सलाइवरी ग्लैंड। जल्दी रिवाइज करते हैं इसको ना। इसके अंदर था सलाइवा, जूस का नाम क्या था? सलाइवा। और एंजाइम का नाम क्या था? सलाइवरी एमिलेज। एक और नाम क्या था जल्दी बताओ? टाइलिन। स्टार्टिंग फ्रॉम पी, पी टी वाई ए एल आई एन, टाइलिन। ठीक है। इसका फंक्शन क्या था सलाइवरी एमिलेज का? ये हमारे खाने के स्टार्च को किसमें कन्वर्ट करेगा? माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। पर बदकिस्मती से हमारा खाना मुंह में बहुत कम समय के लिए रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि जितना भी खाने में हम स्टार्च खा रहे हैं वो मुंह में ही माल्टोज और आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। टाइम ही नहीं मिल रहा है ना खाने को डाइजेस्ट होने का। कोई बात नहीं, आगे और एमिलेज आएंगे, वो ये काम कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहां गया खाना? इसोफेगस में। कहा गया? इसोफेगस से फिर कहा गया? स्टमक। इसोफेगस में कैसे गया वो? पेरिस्टालसिस से होते हुए ऐसे। ठीक है ना। खाना कहां गया? स्टमक। स्टमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो सेक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस। ये वैसा वाला जूस नहीं है ना, ठीक है, मौसम्बी वाला। अब इस जूस के अंदर क्या क्या है? इस जूस के अंदर HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या है? म्यूकस है। और क्या है? पेप्सी नहीं, पेप्सीन है। पेप्सी कहां से आ जाएगा? और रेनिन है। और हाँ लाइपेज है। अरे वो लाइपेज ही है, वो वीक तो उसका नेचर है ना, उसका नाम थोड़ा बोल दोगे वीक लाइपेज। कोई स्लो है तो उसका नाम के आगे स्लो लगा दोगे क्या कि ये स्लो आदमी है तो स्लो आकाश, ऐसा बोल देंगे क्या उसको? नाम तो उसका आकाश ही रहेगा ना। तो नाम तो इसका लाइपेज ही है ना, पर वो वीक है यानी कि वो कमजोर है, पर है तो वो लाइपेज ही, बस इतना ही है ना, कोई छूट तो नहीं रहा है। हाँ, तो HCl क्या क्या कर रहा था जल्दी बताओ। HCl, हाँ, पहले जो मुंह में जो सलाइवा कवर कर दिया था ना पूरे खाने को, उसके एक्शन को स्टॉप करेगा। स्टॉप द एक्शन ऑफ सलाइवा। सेकेंड, हाँ, बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया को किल करेगा, बैक्टीरिया किल। फिर हाँ, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, एसिडिक मीडियम। और ये पेप्सिन को एक्टिवेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेप्सिन को क्या करेगा? एक्टिवेट कर देगा, जगा देगा उसको कि उठ जा, प्रोटीन आ गया है। ठीक है, चलो म्यूकस क्या करेगा? ये एक तो खाने को लुब्रिकेट करेगा, फर्स्ट थिंग, खाने को गीला करेगा, लुब्रिकेशन देगा। दूसरा, इस HCl से हमारे पेट को बचाएगा, बिकॉज वो HCl हमारे पेट की वॉल यानी वहां पे जो स्किन है उसको जला ना दे। तो ये एक तरह का प्रोटेक्टिव कवरिंग होगा। प्रोटेक्टिव कवरिंग किसके लिए? फ्रॉम HCl। HCl से हमारे स्टमक की अंदर की लेयर को जलने से बचाएगा। ठीक है। फिर पेप्सिन का क्या काम था? ये प्रोटीन को, हाँ, प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट करेगा। मैंने कहा था ना कि प्रोटीन बड़ा सा मॉलिक्यूल है, एक बार में ये अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, 2-3 स्टेप में ये अमीनो एसिड तक पहुंचेगा। ठीक है, तो पेप्सिन ने अपना काम कर दिया। रेनिन क्या करता है? ये मिल्क को कर्डल कर देता है। क्या कर देता है? मिल्क को दही बना देगा, ताकि दही गाढ़ा हो जाएगा तो पेप्सिन को टाइम मिलेगा उस मिल्क के प्रोटीन को भी डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है। एंड लास्ट लाइपेज, क्योंकि वीक है तो बहुत छोटे से अमाउंट को, फैट, थोड़ा सा ही फैट को वो फैटी एसिड और
ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर पाएगा, और इस तरीके से स्टमक का काम खत्म। अब वो स्टमक का स्पिंस्टर एक ओपनिंग होती है, वॉल्व जैसा होता है, कि वो बंद क्यों रहना चाहिए, कि खाना कम से कम 2-3 घंटे तक पेट में रहे, वरना डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो वो स्पिंस्टर क्लोज हो जाता है। जब तक खाना 2-3 घंटे तक रहेगा ना, तब तक स्टमक का स्पिंस्टर, वो वॉल्व बंद रहेगा। जैसे ही 2-3 घंटा हो जाएगा, वो स्पिंस्टर ओपन अप हो जाएगा, और अब खाना आगे बढ़ के कहां जाएगा, इंटेस्टाइन में। ठीक है। इंटेस्टाइन में 3 जूसेस एक साथ काम करते हैं, याद है? एक था हमारा लीवर का क्या जूस, बाइल जूस। लीवर भी एक ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर क्या है, लिखे थे वहां पे, देखो एक बार, लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। हाँ, ये बाइल जूस बनाएगा। क्या बनाएगा? जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन। क्या करते हैं? इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा, एक चीज और, बाइल जूस एक लौता क्या है? हाँ, नॉन एंजाइमेटिक जूस। जितने भी जूस हम पढ़ते हैं, उस सबके जूस के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स। बट एक लौता नॉन एंजाइमेटिक जूस है, जो क्या करेगा, इससे तो वो फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। बट इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फैट के बड़े बड़े किसको, ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ताकि आगे आने वाले लाइपेजों का काम आसान हो जाए। समझ रहे हैं क्या? तो इसी प्रोसेस को इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। फोर्थ अपन आए थे पेनक्रियाटिक, पेनक्रियाज में। खाना पेनक्रियाज में नहीं जाएगा, बट वहां का जूस विच इज नोन एज पेनक्रियाटिक जूस, वो इंटेस्टाइन में चला जाएगा। ठीक है। हाँ, क्या क्या था इसके अंदर? ट्रिप्सिन। एक पेप्सिन था, जिसने प्रोटीन को प्रोटियोसिस एंड पेप्टॉन्स में कन्वर्ट कर दिया था। अब आएगा हमारा एक और पेप्सिन के जैसा ही, ट्रिप्सिन, जो कि उन पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस को, उन पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करेगा। सेकेंड स्टेप ऑफ प्रोटीन। इसके बाद लास्ट स्टेप है प्रोटीन का, है ना? ये पेप्टाइड्स बन गए। फिर कौन थे यहां पर? इनका खुद का एमिलेज है। जैसे सलाइवा का सलाइवरी एमिलेज था, वैसे ही पेनक्रियास का पेनक्रियाटिक एमिलेज, जो कि हमें पता था कि स्टार्च का काम तो पूरा हुआ ही था माउथ में, तो ये स्टार्च को अगेन वही माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट, और लाइपेज। लाइपेज का काम तो एक ही है, फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करना, बस। ठीक है। लास्ट, इंटेस्टिनल जूस। इंटेस्टिनल जूस सेक्रेटेड बाय इंटेस्टाइन, वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन। और इसके जूस में क्या क्या था? इसके पास भी खुद का क्या है, एमिलेज। अगर कुछ स्टार्च अभी भी बच गया है, तो उसका इंटेस्टिनल एमिलेज उसको भी माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। जहां भी आपको एमिलेज दिखा ना, एमिलेज का काम यही होता है, स्टार्च को माल्टोज आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करना, जहां भी आपको एमिलेज दिखेगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब और स्टार्च नहीं बचा। जितना भी लास्ट स्टार्च था, वो सब यहां पे कन्वर्ट हो जाएगा इनटू माल्टोज एंड आइसोमाल्टोज। फिर क्या था एक और एंजाइम इसका? माल्टेज। क्या था? माल्टेज, जो माल्टोज को 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और एक और था आइसोमाल्टेज, जो आइसोमाल्टोज को, हाँ, 2 ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। फिर था लाइपेज। अगर कुछ फैट अभी भी बच गया होगा, तो वो आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमीनो पेप्टिडेज। ये लास्ट हमारा एंजाइम है, जो इस पेप्टाइड्स को, पेप्टाइड्स बन चुके थे ना सारे प्रोटीन, अब किस फॉर्म में है? पेप्टाइड्स के फॉर्म में। पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। तो कंक्लूजन क्या निकला हमारा पूरा?
जितना भी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट था वो सब का सब क्या बन गया, ग्लूकोज, डाइजेस्टेड टू ग्लूकोज। किसने किसने हेल्प करी, एमिलेज, माल्टेज, आइसोमाल्टेज। जितना भी प्रोटीन था वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ फाइनली। किसने किसने हेल्प करी, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमीनो पेप्टिडेज। एंड जितना भी फैट था हमारे खाने में वो सब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। किसने किया, लाइपेज ने। और किसने हेल्प करी, बीच में एक ने हेल्प भी करी थी इसकी, बाइल जूस ने। किसने हेल्प करी थी, बाइल जूस ने। इमल्सिफाई करके, है ना, इमल्सिफिकेशन करके उसने लाइपेज का काम आसान किया था ना। यही हमारा कंक्लूजन है पूरे डाइजेशन प्रोसेस का। समझ रहे हैं क्या, ठीक है। लास्ट में हमने लिखा था एब्जॉर्प्शन होगा तो उसके लिए विली और माइक्रोविली लिखे थे। एब्जॉर्प्शन के लिए एक नोट में लिखे थे ना कि हमारे इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक फोल्ड्स होते हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एंड दे आर नोन एज विली एंड माइक्रोविली। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। समझ रहे हो क्या, मान लो इतना बड़ा सरफेस एरिया है तो इतनी जगह मिली ना एब्जॉर्ब होने के लिए फूड को। और सोचो सरफेस एरिया इतना ही होता तो इतनी जगह मिलती बस खाने को एब्जॉर्ब होने के लिए। सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो मोर एंड मोर फूड विल बी एब्जॉर्ब्ड, और वो ब्लड कैपिलरीज में जा पाएगा और ब्लड उसको सेल्स तक लेके जा पाएगा खाने को जो डाइजेस्ट हो गया है, ठीक है। फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, जहां पे वो हाँ हाँ स्टूल भी बोल सकते हैं उसको, अपन स्टूल भी बोलते हैं ना आम भाषा में। वो मेडिकल वाले यूज करते हैं स्टूल वर्ड। स्टूल टेस्ट करते हैं ना भाई, आपको कुछ बीमारी होती है तो वो लोग यूरिन टेस्ट भी करते हैं और स्टूल टेस्ट भी करते हैं। स्टूल मतलब वही पॉटीच है, ठीक है, जिसको अपन फीसेस बोले थे। क्या बोले थे, फीसेस। बायोलॉजिकल टर्म्स में अपन उसको फीसेस बोलते हैं, आम भाषा में पॉटी बोलते हैं, और मेडिकल वाले जो टेस्टिंग करते हैं उसको स्टूल बोलते हैं। तीनों का मतलब वही है, ठीक है। तो वो एनस से बाहर हो जाएगा। अब एनस में भी स्पिंस्टर होता है। स्पिंस्टर मतलब एक वॉल्व जैसा, ISPINCHTER। ये स्टमक में भी था और ये एनस में भी होगा। तो जस्ट अ वॉल्व, ताकि वो ओपनिंग खुल ना जाए और खाना बाहर ना आ जाए। तो वो स्पिंस्टर इंश्योर करता है कि ओपन होने के बाद ही खाना वहां से पास हो पाएगा, वरना गेट बंद है। समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। आगे बढ़ेंगे, हैंड डालिए नेक्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एनिमल न्यूट्रिशन को अपन ने क्या नाम दिया था, हेट्रोट्रॉपिक। क्या था वो, हेट्रोट्रॉपिक। तो ये क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक। ब्रैकेट में लिख लो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्यों बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, हाँ, बिकॉज प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, है ना। प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस, इसलिए ये ऑटोट्रॉप्स हैं। एंड व्हाई वी आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। होमोजेनियस, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस पढ़ते थे ना अपन। तो हेट्रो मतलब क्या होता है, डिफरेंट। इफ यू आर डिपेंडेंट ऑन सम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म देन द न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक में भी अलग अलग टाइप के होते हैं न्यूट्रिशन। एक सेप्रोफाइटिक होता है, एक पैरासिटिक होता है ना, और एक होलोजोइक होता है। होलोजोइक हमारा था जिसमें अपन ने 5 स्टेप पढ़े। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूं। हेट्रोट्रॉपिक में मैंने क्या क्या डिवीजन बोला, हेट्रोट्रॉपिक में एक सेप्रोफाइटिक, एक पैरासिटिक और एक होलोजोइक। और होलोजोइक के अंदर हर्बीवरस, कार्निवरस, ओमनीवरस। तो वी फॉल अंडर दिस कैटेगरी। होलोजोइक के अंदर भी हम किस में फॉल करेंगे, ओमनीवरस कैटेगरी में। पैरासिटिक क्या होते हैं, यहां पर जो पैरासाइट होगा वो एक होस्ट बॉडी में जाकर के उस होस्ट का न्यूट्रिशन चुराएगा। समझ रहे हैं, हाँ। बैक्टीरिया हो सकते हैं, लीफ होती हैं, लीचेस होती हैं। ये हमारी बॉडी में ऊपर या बॉडी के अंदर रह करके न्यूट्रिशन लेती हैं। और ये जस्ट प्लांट्स, एनिमल्स में नहीं होता, ये प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी कोई पैरासाइट होता है जो प्लांट्स के न्यूट्रिशन को चुरा लेता है, और उसके लिए वो ये भी फिक्र नहीं करता कि मेरे चुराने से सामने वाले को क्या नुकसान हो रहा है। समझ, जैसे हमारी बॉडी में ही लीफ है अगर, तो वो आपका न्यूट्रिशन लेते जाएगी बॉडी से ही, वो ये नहीं देखेगी आपको क्या हार्म हो रहा है उससे।
ठीक है, इट विल नॉट केयर अबाउट द होस्ट। उसके लिए वो क्या है, होस्ट है। अगर आपके बाल में जुआ है तो आप होस्ट हो उसके लिए, और वो जुआ क्या है, पैरासाइट है। वो आपकी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। और सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, ये अच्छे होते हैं, ये नेचर को क्लीन रखते हैं। बिकॉज ये किसके किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड रिमेन्स। डिकम्पोजर्स क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम क्या बोल सकते हो आप, डिकम्पोजर्स। फंगाई, बैक्टीरिया, ये आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, जो डेड रिमेन्स को खाते हैं। उनका खाना भी हो गया और वो गंदगी साफ भी हो गई। ठीक है, अदरवाइज अगर नहीं होगा तो बहुत सारी डेड बॉडीज आपको ऐसी मिलेंगी। जबकि हम जब भी कोई बॉडी को अगर हम दफना देते हैं तो उनके जितने भी रिमेन्स है, दे आर बीइंग ईटन अप बाय डिकम्पोजर्स। और उसके बाद क्या होता है, उनका तो न्यूट्रिशन हो गया, प्लस वो बहुत सारा न्यूट्रिशन सॉइल में भी दे देते हैं। इससे सॉइल भी रिचार्ज हो जाता है। हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स है ना भाई, तो बॉडी डिकम्पोज होगी तो वो सारे न्यूट्रिएंट्स कहां चले जाएंगे, सॉइल में। तो सॉइल का भी रिचार्ज हो जाएगा, डिकम्पोजर्स का काम भी हो गया, उनका खाना भी हो गया, और नेचर साफ भी है। समझ रहे हैं क्या? हाँ, वायरस इसी कैटेगरी में आ जाएंगे सैप्रोफाइट्स में, वो भी डिकम्पोजर्स जैसे ही होते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? तो हमको पढ़ना है अभी ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो हैंड डालिए ऑटोट्रॉपिक का। हाँ, इसमें लिखेंगे ऑटोट्रॉपिक में लिखेगा इसमें, द ग्रीन प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। द ग्रीन प्लांट्स हैव the green plants have an autotrophic mode of nutrition, an autotrophic mode of nutrition that is in this that is in this that is in this the organisms manufacture their own food. Organisms manufacture their own food, manufacture their own food using the raw materials and energy, using the raw materials and energy, using the raw material and energy from the environment, using the raw material and energy from the environment. सही लिखिए, जो भी प्लांट्स को रॉ मटेरियल मिलता है वो कहां से मिलता है, एनवायरमेंट से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर द रॉ मटेरियल, जो उन्हें कहां से मिलेगा, एनवायरमेंट से। सनलाइट भी उनको एनवायरमेंट से मिल रही है। ठीक है, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट टाइम में लिखना, द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच द प्रोसेस बाय विच green plants prepare their food, the process by which green plants prepare their food, green plants prepare their food from simple inorganic compounds like from simple inorganic compounds like from simple inorganic compounds like carbon dioxide and water, carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight, in the presence of chlorophyll and sunlight, in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis, is called photosynthesis, is called photosynthesis। हम अभी तक ऊपर 2-3 बार लिख देखिए ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के पास ही क्या है, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट है क्लोरोफिल, और यही पिगमेंट है जो सनलाइट को ट्रैप कर सकता है ना। इनके पास एबिलिटी होती है टू ट्रैप द सनलाइट, और यही सनलाइट से उनको एनर्जी मिलती है खाना बनाने के लिए। ठीक है,
ओके, तीनों रॉ मटेरियल के बारे में लिखते हैं, नीचे लिखेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड is obtained from atmosphere, carbon dioxide is obtained from atmosphere, carbon dioxide is obtained from atmosphere through openings called stomata, through openings called stomata. ये कहां होती है? लीफ के नीचे सरफेस में है ना, माइन्यूट ओपनिंग पोर्स बोलते हैं जिसको अपन, दे आर स्टोमेटा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में water is obtained from, water is obtained from, water is obtained from soil, from soil, water is obtained from soil through xylem, through xylem, xylem phloem पढ़ते थे ना नाइन्थ में, these are कॉम्प्लेक्स प्लांट टिश्यूज, याद है कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते थे इनको, दोनों जाइलम और फ्लोएम क्या होते थे आपके? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। जाइलम अलग 4 टाइप के सेल से बना हुआ होता था और फ्लोएम अलग 4 टाइप के सेल से बना होता है, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अदरवाइज सिंपल भी बोल सकते थे उनको, क्योंकि अपन पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, पैरेनकाइमा पढ़ते थे ना, वो भी प्लांट टिश्यूज है बट वो सिंपल थे बिकॉज वो एक जैसे सेल से ही बने हुए होते हैं, बट ये टिश्यूज अलग अलग टाइप के सेल्स को मिल करके बनाए जाते हैं, तो इनको अपन क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। ठीक है, ओके। हाँ हाँ, मतलब सॉइल में रूट ही तो है एक ही, पर वो अपन पानी तो सॉइल में डाल रहे हैं, फिर सॉइल से पानी कहाँ जा रहा है? रूट्स में, थ्रू ऑस्मोसिस, और फिर वो ऊपर चढ़ रहा है थ्रू जाइलम। ठीक है, तो मैंने पहला सॉइल बोल दिया, आप रूट भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट लाइन में द ग्रीन प्लांट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, the green plant contains chloroplast, the green plants contain chloroplast which trap solar energy, which trap solar energy and convert the light energy into, and convert the light energy into, and convert the light energy into chemical form of energy, convert the light energy into chemical form of energy, that is ATP, that is ATP। ATP बोले तो एडिनोसाइन। हाँ, ये आपके एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है और वहां पे भी जो एनर्जी बनती है इट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ओनली। पर वो कैसे बनती है? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से। कैसे बनती है? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन। ये हमारा ग्लूकोज है C6H12O6, हमने ऑक्सीजन इनहेल किया हुआ है, ये सेल्स तक जाएगा, ये भी सेल्स तक पहुंच चुका है खाने के साथ। अरे हमने पूरा ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया था ना, जितना भी स्टार्च था उसको किसमें कन्वर्ट किया था? ग्लूकोज में। ग्लूकोज को कौन लेके गया? ब्लड। कहां से लेके गया? इंटेस्टाइन के पास आया था एब्जॉर्प्शन के लिए। ब्लड आया एब्जॉर्प्शन के लिए इंटेस्टाइन के पास, इंटेस्टाइन ने सारा ग्लूकोज ब्लड को दे दिया। अब ये ब्लड लेके जाएगा ग्लूकोज किसके पास? सेल्स तक। सेल्स में ग्लूकोज अंदर गया, साइटोप्लाज्म में गया पहले, साइटोप्लाज्म से कहां गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, बनाया CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगी। तभी तो अपन बोलते थे ना माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बिकॉज उसके अंदर ये रिएक्शन होता है। ये जस्ट अपोजिट नहीं दिख रहा आपको फोटोसिंथेसिस का? फोटोसिंथेसिस में प्लांट इन दोनों के हेल्प से ये दोनों बनाते हैं, और ये हमारा रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ये हमारा क्या है? रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। ये हमारी बॉडी के अंदर ये रिएक्शन होता है। कहां होता है? इन द सेल। इसलिए इस रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन डजंट मीन बस सांस लो और सांस छोड़ो, वो तो ब्रीदिंग होता है, समझ रहे हैं? रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं होता है, उसको तो अपन ब्रीदिंग बोलते हैं। तो रेस्पिरेशन में एक ये मेन पार्ट भी होता है। वो ब्रीदिंग में CO2 बाहर कैसे हो रहा है? तो CO2 बाहर कैसे जा रहा है? जब यहां प्रोड्यूस होगा CO2। देखो, जब ब्लड आया था ना ऑक्सीजन देने, खाना देने, तो वो खाली हाथ थोड़ी ना जाएगा,
वो क्या लेके जाएगा? CO2। आया, ऑक्सीजन दिया, CO2 लेके जाएगा। समझ रहे हैं क्या? तो दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, या सेल बोल लो अभी फिलहाल, अभी के लिए, ठीक है? ओके, तो हमारे बॉडी में एनर्जी एटीपी में स्टोर होती है इन द सेम वे। सनलाइट जितना भी, सॉरी, क्लोरोफिल जितना भी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और वही एटीपी है हमारा। ठीक है, एक लाइन और लिखना क्लोरोप्लास्ट के लिए, नीचे लिखो, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइलेंट कर दो। क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट मतलब जगह, SITE ना, SIGHT मत लिख देना, वो अलग साइट होता है ना, वो देखना वाला साइट है, और ये मैं बोल रहा हूं जगह। इस साइट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट, क्या लिखे? क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इज द साइट ऑफ फोटो। तभी हम क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल भी बोलते थे, है ना? जब हम सेल पढ़ते थे क्लास 9th में, वी यूज टू कॉल क्लोरोप्लास्ट एज किचन ऑफ द सेल। हर के अलग अलग नाम होते थे ना हमारे सेल में। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग बोलते थे, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते थे, न्यूक्लियस को डायरेक्टर बोलते थे, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते थे। इन द सेम वे क्लोरोप्लास्ट को हम किचन बोलते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन डालिएगा। इवेंट्स या मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम तो सिंपल एक रिएक्शन लिख के छोड़ देते हैं कि CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल प्रोड्यूसेस स्टार्च, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस। हम ये रिएक्शन पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस का, समझ रहे हैं क्या? बट ये रिएक्शन ऐसा एक स्टेप में होता हुआ नहीं दिख रहा है हमें, पर एक्चुअली में वो एक स्टेप में होता नहीं है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक्चुअली दो फेजेस में डिवाइडेड है। एक होता है लाइट फेज और दूसरा होता है डार्क फेज, है ना? लाइट फेज एज द नेम सजेस्ट लाइट के प्रेजेंस में होगा, और डार्क फेज लाइट के एब्सेंस में होगा। समझ रहे हैं क्या? तो दो फेज में हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, तो वही है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें हाइफन डाल के एक लाइन लिखो, द फोटोसिंथेसिस process occurs in two phases. The photosynthesis process occurs in two phases. फर्स्ट लिखिएगा लाइट फेज, फर्स्ट लाइट फेज। अभी यहीं पे फर्स्ट सेकंड दोनों का नाम लिखो, फिर अपन एक एक करके दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। सेकंड लिखेंगे डार्क फेज, लाइट फेज, डार्क फेज। ना पहला हेडिंग लाइट फेज, लाइट फेज। लाइट फेज, इसका एक नाम और लिखना ब्रैकेट में, फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज, फोटोकेमिकल फेज। फोटोकेमिकल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रिएक्शन तो केमिकल प्रोसेस हो रहा है, पर किसके प्रेजेंस में हो रहा है? लाइट। लाइट का मतलब फोटो होता है ना, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन नहीं पढ़ते थे अपन? थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, जहां लाइट के प्रेजेंस में कंपाउंड ब्रेक हो रहा था। इन द सेम वे यहां लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होने वाला है, तो ये फोटोकेमिकल फेज कहलाएगा। ठीक है, चलो नीचे लिखना है इसके। इसमें फर्स्ट हेडिंग डालना ए डाल करके, इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रहा है फर्स्ट पॉइंट लिखेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। हाइफन डाल के लिखेंगे इसमें, ए पॉइंट में हाइफन डाल के लिखना, इट टेक्स प्लेस इन
it takes place in grana region of chloroplast. Grana, grana, grana region of chloroplast. ग्रैना, ग्रैना, ग्रैनम बोल सकते हैं, ग्रैना, ग्रामा नहीं ग्रैना होगा, तो लिखा गलत होगा। जैसे ये क्लोरोफिल है ना, तो यहां पर कैसा होता है, इस टाइप के ना ऐसे लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं यहाँ पे, इसको हम ग्रैना बोलते हैं। जैसे आप लोग शादी आदि में जाते हो ना खाना खाने, तो उसमें प्लेट नहीं रहती, ऐसी पड़ी रहती है एक के ऊपर प्लेट, तो वैसा ही कुछ ये अरेंज रहते हैं। ये ग्रैना रीजन होता है, दे आर अरेंज्ड, दे आर अटैच्ड टुगेदर। और ये जो रीजन आपको खाली दिख रहा है ना, जहां पे कुछ लिक्विड होगा, वो उसको अपन कहते हैं स्ट्रोमा। तो एक ग्रैना रीजन होता है और एक होता है स्ट्रोमा। तो लाइट फेज ऑफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन ग्रैना एंड डार्क फेज होता है स्ट्रोमा में। ठीक है, तो क्या लिखे, इट टेक्स प्लेस इन ग्रैना रीजन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, फुल स्टॉप। during this phase sunlight is trapped by chlorophyll. Sunlight is trapped by chlorophyll. Sunlight is trapped by chlorophyll. ठीक है, बी लिखिए। कन्वर्जन ऑफ, इसका नाम क्या दिया था ए पॉइंट का, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। अब इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे, तो लिखो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, ये बी करके लिख रहे हैं ना, इन लाइट फेज ओनली, अभी अपन लाइट फेज के बारे में ही पढ़ रहे हैं। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecule and split करना मतलब टूटना, splitting of water molecules into hydrogen and oxygen, into hydrogen and oxygen। ये इसका हेडिंग है ना बी पॉइंट का, splitting of water molecules into हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसमें ऐसा रोमन में 1 2 3 करके लिखेंगे। फर्स्ट लिखना फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। हमने कहा ना, ऊपर लिखा है ना कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, इस लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होता है केमिकल फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, देखो इसमें आइफन डाल के, for the formation of ATP, for the formation of ATP, ATP का फुल फॉर्म आप लोगों को पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक बार कहीं ना कहीं तो लिख ही लेना है ना। For the formation of adenosine triphosphate, adenosine triphosphate, comma comma ADP, AD मतलब डाई, ADP adenosine diphosphate joins a phosphate group। ADP, ADP क्या है आपका, डाइफॉस्फेट, joins a phosphate group। तो अगर एक फॉस्फेट और आ जाएगा तो डाई का ट्राई हो जाएगा ना। एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि उसके पास 2 फॉस्फेट है, और एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या, उसके पास 3 फॉस्फेट है। फॉस्फेट मतलब क्या होता है, आप पढ़े हो 9th क्लास में, PO4 3 नेगेटिव फॉस्फेट आयन। ठीक है, तो ये एक और फॉस्फेट ऐड करके क्या कर लेगा, ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या लिखे, जॉइंस अ फॉस्फेट ग्रुप, फुल स्टॉप। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। फोटोलिसिस, फोटो मतलब फिर से लाइट, और लिसिस मतलब होता है ब्रेकिंग। फोटोलिसिस किसका लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक होने वाला है, वाटर का ब्रेकिंग होने वाला है। हाइफन डाल के लिखिए, द डीकंपोजिशन ऑफ वाटर, the decomposition of water into hydrogen and oxygen, the decomposition of water into hydrogen
and oxygen by light energy is called photolysis of water. By light energy is called photolysis of water. The decomposition of water molecule into hydrogen and oxygen by light energy is called photolysis of water. Reaction लिख लेना, H2O, H2 plus O2. And last, third step in light phase, synthesis of NADPH. इसका नाम लिखना ब्रैकेट में. H का मतलब हाइड्रोजन है तो रेड्यूस्ड बोलते हैं उसको. फिर N का मतलब होता है निकोटिनामाइड. फिर A का मतलब होता है एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट. NADP का फुल फॉर्म ये है, NADP. और H का मतलब है रिडक्शन, तो रेड्यूस्ड बोल दिए. हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन बोलते हैं ना, याद है कि नहीं? रिएक्शन ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइफन डाल के एक लाइन लिख लो, निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, NADP. NADP को हाइड्रोजन NADPH में कन्वर्ट कर देता है यहां पर. तो लिखना एक लाइन इसमें, द रिलीज्ड हाइड्रोजन, ये वाटर ब्रेक हुआ ना अभी पीछे, तो ऑक्सीजन तो हमारे लिए रिलीज कर दिया प्लांट्स ने, बचा हाइड्रोजन. तो उस हाइड्रोजन का एडिशन होता है NADP में. तो द रिलीज्ड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर are made available to NADP and reduces it to NADPH and reduces it to NADPH. ठीक है, इतना हो गया हमारा लाइट फेज. लाइट फेज को कुछ नंबर दिए थे क्या? 1 दिए थे. तो अब 2 दे करके डार्क फेज लिखेंगे. डार्क फेज, देखो अभी तक तो खाना बना ही नहीं है, समझ रहे हैं क्या? अभी अब हम हमारे डेफिनेशन में हम बोलते थे कि सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट्स खाना बनाते हैं. कहां बना अभी तक खाना? कहीं आया क्या ग्लूकोज? अभी तक तो अपने कार्बन डाइऑक्साइड की बात तक नहीं करी. अभी तो जो पानी था उसी को तोड़े हैं, उसी से NADPH बनाए हैं, ADP को ATP में कन्वर्ट किए हैं. तो लाइट एनर्जी अभी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुई है. तो दिन के टाइम यही करते हैं प्लांट्स, बस उस एनर्जी को ट्रैप करके स्टोर करके रख लेते हैं. अब शाम के टाइम में इसी एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या करेंगे? वो खाना बनाएंगे. ठीक है, तो लिखोगे लास्ट डार्क फेज में, लिखो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. अब बनेगा खाना. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, या स्टार्च भी लिख सकते हैं. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, हाइफन डाल के लिखेंगे. डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेस इन लाइट रिएक्शन कहां हो रहा था? ग्राना में. और दूसरा पार्ट क्या बताया था मैंने? स्ट्रोमा. तो टेक्स प्लेस इन स्ट्रोमा रीजन, STROMA, स्ट्रोमा रीजन, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में, हियर कार्बन डाइऑक्साइड इज रेड्यूस्ड टू
here carbon dioxide is reduced to carbohydrate by the hydrogen in NADPH, by the hydrogen in NADPH. NADPH के पास हाइड्रोजन था, उसने उसको कार्बन डाइऑक्साइड को देकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया, एंड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी and by utilizing the energy as ATP. ATP भी हम स्टोर करके रखे थे सुबह ही, दिन में ही, उसको यूज करेंगे. कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही हमारे पास, और NADPH के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे. फुल स्टॉप. एक लाइन और लिखना. Also a enzyme called RUBP, also a enzyme called RUBP, full form लिखना, ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate enzyme. Also the enzyme RUBP helps in the reduction of carbon dioxide. Helps in the reduction of carbon dioxide. Helps in the reduction of carbon dioxide. तो कंप्लीट रिएक्शन लिखते हैं. देखो क्या क्या है हमारे पास. अभी आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है. लाइट फेज में आपने क्या क्या लेके आया अपने साथ. एटीपी बना के रखे थे अपन लाइट फेज में ही, प्लस NADP को NADPH में कन्वर्ट किया था लाइट फेज में ही, तो NADPH भी काम आएगा अभी, प्लस दिस एंजाइम RUBP. ये चार मिलकर के फाइनली क्या बनाएंगे, ग्लूकोज C6H12O6. ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इज reduced टू कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज. प्लस अब देखो और क्या क्या आएगा. ऑक्सीजन तो सुबह ही निकल चुका है बाहर, ठीक है. अभी क्या क्या आएगा देखो, ये जो ATP था ये वापस से ADP में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी तो आपने यूज कर ली, ठीक है. ये जो NADPH था उसका भी H आपने यूज कर लिया, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, NADP. और कैटलिस्ट को थोड़ी ना कुछ होता है. एंजाइम क्या होते हैं, कैटलिस्ट की होते हैं, बायो कैटलिस्ट. तो इनको कुछ नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे. तो ये आपका सेकेंड फेज का, डार्क फेज का रिएक्शन हो गया. आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो तो वो क्या हो जाता है, जहां अपन ये सब नहीं लिखते तो अपन क्या लिख देते हैं, CO2 प्लस H2O गिव्स यू C6H12O6 प्लस O2. इसको बैलेंस करने के लिए अपन क्या करते हैं, ध्यान दो इधर, यहां 6 लगाते हैं, यहां 6 लगाते हैं, और यहां 6, ऐसे बैलेंस हो गया. अगर आप यही रिएक्शन को सही मान रहे हो तो ठीक है, ये भी सही है. बट अब क्योंकि अपन ने लाइट फेज डार्क फेज पढ़ लिया है, तो लाइट फेज में क्या होता है, जितना भी ऑक्सीजन है वो कहां से निकलता है, लाइट फेज से ही आता है. देखो ना, अभी हमने डार्क फेज के रिएक्शन में कहीं ऑक्सीजन लिखा है क्या. जो भी ऑक्सीजन था वो कहां बन रहा था, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से, हाँ या ना. तो यहाँ पे आखिरी में ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको, 6 मॉलिक्यूल. कितना दिख रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल. 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन 6 मॉलिक्यूल वाटर से तो नहीं आएगा, क्योंकि 6 मॉलिक्यूल वाटर में तो 6 ही ऑक्सीजन है. 6 ऑक्सीजन तो 3 ही मॉलिक्यूल बनाएंगे ना. अरे एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं ना, O2 O2 O2. तो 6 ऑक्सीजन से तो 3 ही मॉलिक्यूल बनेंगे. तो यहाँ 6 मॉलिक्यूल कहां से आ गए. मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोग को. आपकी बुक में एक्चुअली ये रिएक्शन नहीं लिखा है, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं. आपकी बुक में रिएक्शन लिखा होगा ऐसा कुछ, ध्यान देना इधर. ये 12 लिखा होगा, 12H2O गिव्स यू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O. ये लिखा होगा आपकी बुक में. अब ये 12 और यहां 6 अपन इधर ले जाएंगे तो माइनस करके यही आएगा. बट लिखने का तरीका ये होता है. क्यों ऐसा, 12 पानी से 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बन जाएंगे. समझ रहे हैं क्या. 6 पानी से 6 मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे, क्योंकि हम ने क्या बोला कि जितना भी ऑक्सीजन बनना है वो दिन में ही बनना है, और फोटोलिसिस ऑफ वाटर तो दिन में ही होता है. यानी कि ये पूरे 6 मॉलिक्यूल पानी से ही बने होंगे. तो पानी यहाँ पे 6 होगा तो 6 मॉलिक्यूल कैसे बनेंगे. तो पानी कितना होना चाहिए, 12, ताकि 12 मॉलिक्यूल ऑफ पानी से 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बन जाए. और बैलेंस करने के लिए आपने यहाँ पे 6H2O लगा दिया. और
समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो ये ओवरऑल रिएक्शन लिख लो, ये वाला लिख लो, उसके बाद फिर ये भी लिख लेना। लास्ट एक साइकिल बना रहा हूं, उसको लिख करके बना करके एंड करते हैं। है ना, इस डायग्राम में अपन लाइट और डार्क दोनों फेज के रिएक्शंस देख करके पूरा एक साइकिल कंप्लीट करते हैं, ठीक है। चलिए यहां ध्यान देना। देखो ये लेफ्ट साइड वाला ना लाइट फेज को समझाने के लिए बनाया है मैंने, और ये डार्क फेज को। ध्यान दो इधर पहले। देखो लाइट फेज में सनलाइट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय हुम? क्लोरोफिल। करेक्ट। फिर क्लोरोफिल क्या करता है, उसी लाइट एनर्जी में तो एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट करता है। करेक्ट। जो वाटर आपने लिया, इनटेक है ना, ये अंदर जा रहा है तो वाटर अंदर जाएगा, और वाटर के टूटने से, लाइट की हेल्प से टूटेगा वाटर, टूटने का क्या निकलेगा बाहर? ऑक्सीजन। क्या बच गया? हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन एनएडीपी को क्या कर देगा? एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है यहां तक? फिर ये दोनों यहां यूज हो रहे हैं, तो देखो ये एरो यहां जा रहा है, ये हमारा डार्क फेज है। डार्क फेज में इनपुट क्या है? यहां क्या लिखो जल्दी बताओ। आरयूबीपी, तो फिर यहां क्या लिखूं? दो इनपुट है ना हमारे उसमें, ये तो यहां से आ ही रहे हैं, ये दोनों तो आ ही रहे हैं ना। उसके अलावा आरयूबीपी आपने बोल दिया, चलो ये आरयूबीपी, फिर वो क्या हो जाएगा लास्ट? अरे सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बच गई अभी। हाँ जोर से बोल दो ना, तो थोड़ा क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बच गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकेंड डार्क फेज में कार्बन डाइऑक्साइड इज अवर इनपुट, आरयूबीपी हेल्प करेगा, और इधर से लाइट फेज से एटीपी और एनएडीपीएच आएगा, और क्या बनेगा? मार घुमा के क्या बनेगा? अरे क्यों कर रहे हैं सब प्रोसेस? ग्लूकोज के लिए क्या बनेगा? ग्लूकोज। और ये दोनों मैंने एरो यहां क्यों लगाया, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, एनईडीपी वापस चला जाएगा, हो गया भाई तुम्हारा काम, वापस जाओ, कल वापस आना। ठीक है, और ये वापस से एडीपी, तुम आज जाओ कल वापस एटीपी बन के आना। तो ये साइकिल होगी ना पूरी, कि आपने उसका एनएडीपीएच और एटीपी यूज किया, साथ में CO2 आरयूबीपी ऐड करके ग्लूकोज आ गया। अब तुम्हारा काम हो गया, जाओ कल वापस आना। तो ये फिर भेज देगा इसको। फिर अगले दिन सुबह होगी, फिर सनलाइट आएगी, फिर क्लोरोफिल सनलाइट ट्रैप करेगा, और वो एडीपी को एटीपी में, एनएडीपी को एनएडीपीएच में कन्वर्ट करके फिर भेज देगा अगले दिन शाम को डार्क फेज के लिए। समझ रहे ना? इस साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल एक साइकिल टाइप का दिख रहा है ना, मतलब रिपीट हो रहा है बार बार जो। समझ गए पूरा चार्ट? है ना, ये हमारी आज की क्लास का कंक्लूजन है। ठीक है, चलो थैंक यू। थोड़ा सा पार्ट इसमें और बचा है अपना प्लांट्स का।